Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 12th NCERT Geography, India, People and Economy. And we have in this series we have already completed the first 7 chapters of this book, and we are currently on chapter number 8, that is your manufacturing industries. And again in this chapter we have already completed 3 parts, and this is part 4. So if you are new, I would request you to please go through the previous videos so that you have a better understanding of what we have studied in the last class. So in the previous classes, firstly we talked about certain factors of establishing industries at different places, which includes location, market, historical perspectives, power supply, industrial policy, uh, yes, and then we talked about your in iron and steel industries, TISCO, ISCO, Vishveshwaraya industry, then certain steel plants includes Bokaro, Bhilai, Durgapur, and then we moved on to cotton textile industry in the last class where we talked about the cotton textile industry, and then about certain parts. Silk industry and woolen industry is not given in this book, but I have still covered bare minimum which you should know. So silk industry, woolen industry, and today we would be talking about sugar industry, that is your चीनी, जो हम सबकी फेवरेट, हम सबकी चहेती, उसकी बात करेंगे, दैट इज़ योर शुगर इंडस्ट्री. सबसे पहले जो शुगर इंडस्ट्री प्रोड्यूस कहाँ कैसे होती है सबको पता है. चीनी किससे बनती है? गन्ने से. गन्ना इज़ योर शुगर केन. सो शुगर केन इज़ द सोर्स ऑफ शुगर. तो जो शुगर इंडस्ट्री है इंडिया में वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है कंट्री की. इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपके बोथ शुगर केन का और केन शुगर का, यानी कि चीनी भी हम सबसे ज़्यादा बनाते हैं और गन्ना भी हमारा ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. अराउंड 8% वर्ल्ड का टोटल वर्ल्ड में टोटल 8% जो चीनी का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया करता है. इसके अलावा शुगर के अलावा हम खांड भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, खनसारी और गुड़ जागरी की भी प्रोडक्शन करते हैं जो कि शुगर केन से बनता है. सबसे ज़रूरी चीज़ जो इंडस्ट्री है वो करीब 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब प्रोवाइड कराती है और लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स को इनडायरेक्टली भी एम्प्लॉयमेंट होती है. शुगर इंडस्ट्री एक सीजनल इंडस्ट्री है. सीजनल इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि खेती है, क्रॉप है, तो सीज़न के हिसाब से होगी. ठंडियों में आप शुगर केन ग्रो करोगे तो आपको कुछ भी आउटपुट खास नहीं मिलेगा. सो इट्स अ सीजनल इंडस्ट्री, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो सीजनल हैं, वो हर समय नहीं ग्रो हो सकते. तो डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्री की वो मॉडर्न लाइन में, मतलब आज की डेट में अगर आप डेवलपमेंट देख रहे हो वो करीब आपकी 1903 से शुरू हुई, जब हमने सबसे पहली शुगर मिल बिहार में स्टार्ट करी थी. सब्सिक्वेंटली जो शुगर मिल थी वो अदर पार्ट्स ऑफ बिहार, यूपी में भी बनना शुरू हो गई. 1950-51 में करीब 139 फैक्ट्रीज थी ऑपरेशन में शुगर केन की, और 2010 और 11 में हमारी कुछ 660 शुगर केन फैक्ट्रीज हैं जो आज भी ऑपरेट कर रही हैं. काफ़ी टाइम से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि किस तरीके से जो शुगर है ये आपका वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है. वेट लूजिंग रॉ मटेरियल का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, अगर ये गन्ने का रस है तो इस गन्ने को रस को अगर मैंने एक बार इसकी जड़ से, इसकी ज़मीन से निकाल दिया तो इसके बाद इसके अंदर का जो इंक है, पेन है ना, इसके अंदर की जो इंक है वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगी, सूखने लग जाएगी. इसी तरीके से गन्ना भी होता है, अगर आपने एक बार उसको अपनी मिट्टी से हटा दिया तो इवेंचुअली धीरे धीरे करके इसका जो अंदर का सुक्रोज कंटेंट होता है वो कम होने लगता है, गिरने लगता है. सो जो रेशियो है, मतलब शुगर चीनी का रेशियो शुगर केन के अंदर करीब 9 से 10% होता है. वैरायटी पे डिपेंड करता है. सो जो सुक्रोज कंटेंट यानी कि उसके अंदर जो आप गन्ने का रस पीते हो उसकी बात हो रही है, जो सुक्रोज कंटेंट है वो बिगिनस टू ड्राई ड्यूरिंग हॉलेज यानी कि आप अगर कहीं रुक जाओ या अटक जाओ तो उसमें आपका वो ड्राई होने लग जाता है. इसीलिए कोशिश करी जाती है कि फील्ड के आसपास ही ये शुगर मिल्स बनाई जाए. सबसे बेस्ट क्या होगा कि 24 घंटे, बस इतना सा ही टाइम फ्रेम है आपके पास कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप शुगर केन से शुगर निकाल लो, सुक्रोज निकाल लो, तब तो कुछ हो सकता है, वरना आपकी उसकी क्वालिटी गिरने लग जाती है, उसकी जो क्वांटिटी है शुगर की वो गिरने लग जाती है. तो इसीलिए जो शुगर फैक्ट्रीज हैं जनरली शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन, उस इलाकों में जहाँ पे शुगर की प्रोडक्शन होती है वहीं कहीं पे अपने सेटअप करते हैं. महाराष्ट्र हैज़ इमर्ज एज ए लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर. महाराष्ट्र जो है आज की डेट में एक लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रो होता है कंट्री में, और हमारी कंट्री का 1/3 हिस्सा का जो चीनी है वो आपकी महाराष्ट्र से आ रही है. नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का. जो शुगर की फैक्ट्रीज हैं वो 2 बेल्ट में, 2 बेल्ट यानी कि 2 ऐसे यूपी में 2 रीजन्स हैं. एक तो है आपका गंगा
यमुना का गंगा यमुना का बेसिन, जहाँ गंगा यमुना जहाँ से बहती है, द्वाब है। गंगा यमुना का द्वाब क्या होता है, गंगा यहाँ से जा रही है और यमुना यहाँ से जा रही है, तो इसके बीच का जो रीजन होता है उसको हम द्वाब बोलते हैं। दो नदियों के, अब मतलब होता है रिवर, तो दो अबों के बीच में जगह को हम द्वाब बोलते हैं। तो गंगा यमुना द्वाब। और तेराई रीजन थोड़ा सा ऊपर है, ये जनरली जब रिवर अपना सेडिमेंट यहाँ पे डालती है वो आपका तेराई रीजन होता है। तो द्वाब में तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपकी शुगर केन की प्रोडक्शन होती है। मीनवाइल आपके जो तेराई रीजन है उसमें खेरी, लखीमपुर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, भरीच, ये ऐसे रीजन हैं जनरली आपके ईस्टर्न साइड ऑफ उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आपकी हमें शुगर केन प्रोडक्शन होती है। रिसेंटली हमने देखा है कि किस तरीके से तमिलनाडु में शुगर कोन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, प्रमोट किया जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। बहुत सिंपल सा रीज़न यही है कि तमिलनाडु का जो वेदर है वो ड्राई नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और इस ह्यूमिडिटी की वजह से जो ये शुगर केन है ये जल्दी से अपना कंटेंट, इसके अंदर का जो चीनी सुक्रोज कंटेंट होता है वो लूज़ नहीं करता है। तो तमिलनाडु में जो शुगर की फैक्ट्रीज हैं वो कोयम्बतूर, वेल्लोर, तिरुनेलवेली, तिरुवन्नामलाई, बेलगावी, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट्स में है। कर्नाटका में आपका ये बेलगावी, बल्लारी, मांड्या, शिवमोगा, विजयपुरा और चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में है और तेलंगाना में निज़ामाबाद और मेडक डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार, पंजाब, हरियाणा, एमपी में भी, गुजरात में भी अभी रिसेंटली आपकी शुगर केन प्रोडक्शन होना शुरू हुआ है। सरन, चंपारण, मुजफ्फरनगर, सिवान, दरभंगा, गया, बिहार की ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे शुगर केन की प्रोडक्शन होती है। पंजाब में जो शुगर केन का प्रोडक्शन है पिछले कुछ समय में कम हुआ है, बट फिर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि गुरदासपुर, जलंधर, संगरूर, पटियाला, अमृतसर, ये मेजर शुगर प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शुगर की प्रोडक्शन होती है। हरियाणा में जो शुगर की फैक्ट्रीज हैं वो यमुनानगर, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं। गुजरात में बहुत रिसेंटली अभी शुगर केन के प्रोडक्शन होना शुरू हुआ है। कुछ मिल्स जो हमको यहाँ पे मिलती हैं वो है आपकी सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वलसड़ और भावनगर डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बड़े सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम दे दिए हैं। आप हर स्टेट में कम से कम 3 जगहों के नाम तो आप मिनिमम याद रखो और बाकी के भी रीड करो 2-3 बार, कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहेगा आपके। सो दैट वाज अबाउट योर शुगर इंडस्ट्री। बहुत सिंपल था चीनी बनाने की प्रक्रिया। चीनी, जहाँ से चीनी की प्रोडक्शन होती है, चीनी, गुड़ और खांड की, शुगर केन शुगर, खांड और गुड़, जैगरी की प्रोडक्शन करने वाली, इसको हम शुगर इंडस्ट्री हो गया। नेक्स्ट कम्स इज योर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तभी जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, मैम पेट्रोल की इंडस्ट्री है ये नहीं, ये इंडस्ट्री क्या करती है, ये पेट्रोल को यूज़ करके बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बनाती है। यानी कि इन जो पेट्रोल है इसके लिए एक रॉ मटेरियल है जिसको यूज़ करके ये और सारी चीज़ों में की प्रोडक्शन करती है। दिस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं ये आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर रही हैं, हाई स्पीड पे ग्रो कर रही हैं। वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ये प्रोडक्शन करती हैं। 1960 से जो ऑर्गेनिक केमिकल यानी कि आपके पेट्रोल वगैरह की डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी और इतनी कि आज के डेट में हम डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। एट दैट टाइम जो पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज होती थी वो ये भी काफ़ी ज़्यादा रैपिडली, तो इस केस में हम पेट्रोल को एग्जैक्टली यूज़ नहीं करते हैं। हम पेट्रोल को जब रिफाइन करते हो आप, जो आपको ज़मीन के अंदर से पेट्रोल मिलता है, उस पेट्रोल की जब रिफाइनरी होती है तो उसका कुछ प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। जैसे आप दूध छानते हो तो मलाई आपकी छन्नी में आ जाती है, उसी तरीके से जब हम पेट्रोल को छानते हैं, साफ़ करते हैं, तो उसमें से भी कुछ मटीरियल है जो आपका बाहर निकल के आ जाता है, जो कि हमारे बाकी सारी चीज़ों की प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। सो मैनी प्रोडक्ट्स डिराइव करे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रूड पेट्रोलियम से निकल के आती हैं, जो कि और बाकी की नई इंडस्ट्रीज़ के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह प्रूव करती हैं। दीज आर, इनको हम मिलके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। दिस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये 4 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, 4 सब पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहली आपकी पॉलीमर इंडस्ट्री। पॉलीमर इंडस्ट्री कुछ नहीं, प्लास्टिक इंडस्ट्री जो होती है, जो कि प्लास्टिक को कैसे बनता है वो हम आगे देखेंगे, जो कि पेट्रोल को यूज़ करके प्लास्टिक बनाया जा रहा है, पेट्रोल के वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, उसको पॉलीमर इंडस्ट्री बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर तो आपको पता ही है, जो आपके नायलॉन, रेयॉन, ये सारे सिंथेटिक फाइबर हैं। ये आपके जो आप आजकल वो टी शर्ट चल रही है, स्वेट ड्राई फिट टी शर्ट्स, ये भी आपकी जनरली सिंथेटिक फाइबर्स की बनी होती हैं।
इलास्टोमर्स क्या होते हैं ना, आपने अपना फ़ोन के कवर अगर आपका प्लास्टिक का है तो वो मुड़ रहा होगा एवरीथिंग। ये आपके थोड़े से इलास्टिक मटेरियल होते हैं, ब्लैक कलर के, जनरली थिक होते हैं। आई एडेड द पिक्चर, ऐसे कुछ दिखते हैं, आपने बहुत नॉर्मली सारे कुछ ना कुछ मटेरियल ऐसा देखा होगा अपनी डेली लाइफ में। इसको हम इलास्टोमर्स बोलते हैं। और इसके अलावा आपके सरफैक्टेंट इंटरमीडिएट, ये सरफैक्टेंट ये थोड़ा सा आपका साइंस का कॉन्सेप्ट है। सरफेस टेंशन होती है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो चीज़ों की सरफेस टेंशन को बढ़ा देते हैं, तो उनको हम सरफैक्टेंट इंटरमीडिएट बोलते हैं। आप बस नाम ध्यान रखो, दैट इज ऑल्सो इनफ। तो मुंबई जो है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ का हब है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ पॉपुलर हैं। मुंबई क्रैकर बनाने की यूनिट्स हैं आपकी औरैया उत्तर प्रदेश में, जामनगर, गांधीनगर, हजीरा, नागोथीन, रत्नागिरी, विशाखापट्टनम, ये सर्टेन प्लेसेस हैं और उनके साथ उनकी स्टेट भी लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हो और याद करना। आई एम रिपीटिंग अगेन, औरैया उत्तर प्रदेश में, जामनगर, गांधीनगर, हजीरा गुजरात में, नागौथने, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। रत्नागिरी ने बहुत दिमाग खराब करके रखा है, इसके पास एक तो सारे मिनरल्स हैं, इसके पास सारी इंडस्ट्रीज है, सब कुछ होता है यहाँ पे। रत्नागिरी के मैंगो भी बहुत फेमस है। सो हल्दिया वेस्ट बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आपको ये सारी इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएगी। 3 ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इंडिया में ऐसी 3 संस्थाएं हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस पेट्रोकेमिकल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो एक ऊपर एक मेन एजेंसी होगी, एक मेन अथॉरिटी है जिसका क्या नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। उसके अंदर आपकी 3 इंडस्ट्रीज हैं। सबसे पहले 3 इंडस्ट्रीज हैं, एक तो आपकी IPCL है, एक PCL है और एक CPET है, CIPT। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। टॉप पे कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। उसके अंदर जो पहली है आपकी, वो है आपकी इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, जिसका मतलब इसको पूरी तरीके से सरकार ओन करती है। ये मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है आपके प्लास्टिक और केमिकल्स को, फाइबर्स को, फाइबर इंटरमीडिएट्स को, ये सारी चीज़ें करती है। सेकेंड आपकी पेट्रोफ्लिस कॉर्पोरेटिव लिमिटेड है। अब नाम में आपको समझ में आ गया कॉर्पोरेटिव, तो ये एक जॉइंट वेंचर है सरकार का, गवर्नमेंट का और वीवर्स कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज का। ये पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न को प्रोड्यूस करते हैं, नायलॉन चिप्स को प्रोड्यूस करते हैं और इनके 2 प्लांट आपके बडोदरा और नलथारी गुजरात में स्थित। थर्ड आपका जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको सिपैट बोलते हैं, ये हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को ट्रेनिंग देता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। बेसिकली आप अगर पेट्रोकेमिकल्स में इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप इस इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई कर सकते हो। तो IPCL, PCL और CPET। पॉलीमर्स की बात करी थी हमने, पॉलीमर्स प्लास्टिक, तो उनके बारे में उन्होंने थोड़ा सा आपको बताया हुआ है कि जो पॉलीमर्स होते हैं, जो प्लास्टिक होता है, ये थाइलिन और प्रोपलीन से बनता है। अब ये थाइलिन और प्रोपलीन क्या है, ये जब हम पेट्रोल को प्योरीफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो उसमें से कुछ मटीरियल निकलता है आपका इथिलीन और प्रोपलीन, इनसे मिलकर आपका पॉलीमर बनाया जाता है। ये जो मटीरियल है ये क्रूड ऑयल से मिलते हैं, वही चीज़। पॉलीमर्स आपके रॉ मटेरियल है प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, यानी कि पॉलीमर, छोटे छोटे पॉलीमर्स होते हैं जिनको मिक्स करके आगे प्लास्टिक इंडस्ट्री बनाई जाती है। अब पॉलीमर्स में आपके जो सबसे ज़रूरी है वो पॉलीथिलीन है। पॉलीथिलीन जो आप यूज़ करते हो, पॉलीथीन वही है, उसी की बात हो रही है। ये एक मेजर थर्मोप्लास्टिक है। प्लास्टिक सबसे पहले उसको शीट्स में कन्वर्ट, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर पाउडर में, रेजिन जैसे गुच्छों में, पैलेट्स में, और फिर इसको मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को यूज़ क्यों करते हैं लोग, चाहते क्यों हैं, अच्छा क्यों लगता है उनको, सबसे पहला तो ये स्ट्रेंथ, काफ़ी हार्ड होता है। अब आप ये देखो, ये एक प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, इसी की जगह पे मैं कांच की बॉटल लूँगी, मैं इसको तोड़ूंगी तो ये नहीं टूटेगी, पर कांच की बॉटल टूट जाएगी। तो इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब आप ये देखो, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये चीज़, ये तो फिर भी आपका बॉटल है, पर ये पेन है, पेन की भी देखो आप फ्लेक्सिबिलिटी, आप ये मुड़ सकता है, कैन यू सी दिस इज बेंडिंग, ये बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। सिमिलरली ये कोम है, ये भी है प्लास्टिक की, ये भी मुड़ सकती है। तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, काफ़ी स्ट्रेंथ होती है, महंगे नहीं होते हैं ज़्यादा, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सस्ते होते हैं, तो इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। पॉलीमर्स, प्लास्टिक पॉलीमर्स बनाने के लिए इंडिया में लेट 50s में प्रोडक्शन शुरू हुआ था और अर्ली 60s में
जो हमारी नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसको हम NOCIL भी कहते हैं, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में अपनी एक इंडस्ट्री बनाई थी, जिसको जो 1961 में बनी थी स्पेसिफिकली फॉर पॉलीमर्स। इन्होंने फर्स्ट नैप्था बेस्ड केमिकल इंडस्ट्री सेटअप करी थी मुंबई में। लेटर बहुत सारी कंपनी ने इसे ज्वाइन कर लिया। आज की डेट में मुंबई, बारूनी, मेटूर, पिंपरी, रिश्रा मेजर प्लास्टिक मिनरल्स के आपके मटेरियल के प्रोड्यूसर हैं। 75% ऑफ ये जो यूनिट्स हैं ये स्मॉल स्केल सेक्टर्स हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं हैं। जो इंडस्ट्री है वो ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक को भी यूज़ करते हैं, जो कि 30% ऑफ रॉ मटेरियल की तरह सर्व करता है, यानी कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करते हैं। और आप जब प्लास्टिक रिसाइकल कर रहे हो तो ये जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक है, अगर आपको 100 चीज़ें चाहिए नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसमें से 30 चीज़ें तो आपकी रिसाइकल्ड प्लास्टिक होती है, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? आपके नायलॉन, रेयॉन, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं फैब्रिक की प्रोडक्शन में। वही इनकी स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबल होते हैं, आसानी से धुल जाते हैं, श्रिंक नहीं होते, ये सारी इसकी क्वालिटीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ जो नायलॉन बनाती हैं, पॉलिएस्टर यार्न्स बनाती हैं, आपकी कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर में है, पुणे, उज्जैन, नागपुर, उधना में है। एक्रेलिक स्टेपल फाइबर कोटा और बड़ोदरा में बनाया जाता है। एक्रेलिक फाइबर होता है वो, उसकी बात करें। सो दो प्लास्टिक्स हैव बिकम इनसेपरेबल। अब हमको पता है कि जो प्लास्टिक्स हैं वो हमारी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं। हम कहीं आप अपने आसपास नज़र घुमा के देखो, एटलीस्ट देयर वुड बी मिनिमम 20 थिंग्स जो आपके सामने प्लास्टिक की बनी होंगी। तो हमारी लाइफ से इनसेपरेबल हो गया है, हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट घुस चुका है हमारी लाइफ में। बट सबसे मेन प्रॉब्लम है ये डिग्रेडेबल नहीं होता, नीचे नहीं गिरता, मतलब घुलता नहीं है, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ग्रेटेस्ट थ्रेट बना हुआ है। हेंस स्टेट्स लोग डिस्करेज करते हैं कि आप प्लास्टिक को यूज़ मत करो। क्या आपको पता है कि किस तरीके से प्लास्टिक इफ़ेक्ट करता है? और अगर प्लास्टिक इफ़ेक्ट कर रहा है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम प्लास्टिक की जगह क्या यूज़ करें? और क्या जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं वो इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद हैं भी या नहीं है? ये सारी चीज़ आप रिसर्च करो और यू कैन शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दिस वाज इट अबाउट योर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। मूविंग ऑन टू नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। नाम से ही समझ में आ रहा है नॉलेज की बात हो रही है, यानी कि आपको इसके लिए स्किल्ड होना ज़रूरी है, आपको नॉलेज पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होगी। द एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी हमने देखा है बहुत पिछले कुछ 10-20 सालों से कंट्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है। आपका गुड़गांव तो एक IT हब बन गया है, बैंगलोर एक IT हब बन गया है। सो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन ओपनड अप न्यू पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो IT है इसने नए पॉसिबिलिटीज़, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जिससे इकोनॉमी और सोशल दोनों चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। IT और IT इनेबल्ड बिजनेस प्रोसेसेस, आउटसोर्सिंग सर्विसेज कंटिन्यू भी रोबस्ट ग्रोथ है का एक सेक्टर है जो कि हमारी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है। जो इंडिया का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ये आज की डेट में सबसे फास्टेस्ट सेक्टर है जो हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को भी पार कर दिया है। हमारी कंट्री में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इतना कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी उसकी कंपैरिजन में उतना प्रोडक्टिव नहीं है। जो इंडिया की गवर्नमेंट है हमने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाए हैं। सॉफ्टवेयर पार्क्स जनरली टू इनेबल सॉफ्टवेयर लर्निंग, टू इनेबल एरियाज जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ खुल सकती हैं। अभी सॉफ्टवेयर पार्क्स में क्या होती है, आपको बिजली वगैरह की प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपको रिसर्च वगैरह में किसी तरह की प्रॉब्लम ना। जो हमारा IT सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट हमारी GDP का 2% हिस्सा IT सेक्टर का है। इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आई गेस ये थोड़े पुराना डेटा है, अभी काफ़ी बढ़ गया होगा। इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसने एक रिमार्केबल उपलब्धि हासिल करी है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारी जो सॉफ्टवेयर के से जो रिज़ल्ट आता है, जो क्वालिटी निकलती है वो काफ़ी अच्छी है। इसी की वजह से हमको इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी मिलता रहता है कि हमारी बाकी सारी कंट्रीज़ भी हमारी कंट्री की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती हैं और सर्टिफाई करती हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं, या तो उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर्स बना लिए हैं या फिर रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर्स बना लिए हैं इंडिया में।
हाउएवर इन दी हार्डवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर की जो बात है, इंडिया भी इतना अच्छा नहीं है, जैसे हम फ़ोन्स नहीं बनाते, हम मशीन्स नहीं बनाते और ये सब हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो समय के साथ अगर हम रिसर्च, डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, आईटी इन सब में और ज़्यादा इन्वेस्ट करें और ज़्यादा ध्यान दें, तो फ्यूचर में हमारे इम्पोर्ट्स कम हो सकते हैं। हम हार्डवेयर की प्रोडक्शन करना शुरू करें तो फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। द मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस ग्रोथ हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। जो मेजर इम्पैक्ट इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ग्रोथ का है, ये हमारी एम्प्लॉयमेंट पे पड़ा है और करीब हर साल जो एम्प्लॉयमेंट है इससे वो डबल हो जाती है ऑलमोस्ट, काफ़ी ज़्यादा लोगों को जॉब मिल रही है। So that's it for today. We discussed about sugar industries, petrochemical industries and knowledge based industries. फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, समझाने का थोड़ा कम था, तो मैंने इसको थोड़ा जल्दी करा दिया है। अगर आपको लगे कि आपको समझ नहीं आया है, सो यू कैन ईदर गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन और यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much for coming and attending this session, for giving your precious time for this video. And if you like the video, please hit the like button, do share it with your friends who may be in need, and leave your comments, compliments and suggestions or doubts in the comment section. Goodbye and have a nice day.